नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 21A के चैप्टर 3 इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल। इसलिए nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आज के सफर की शुरुआत हम इक्विटी के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उससे जुड़े रिस्क से करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट? ऑप्शंस आर ए मैच्योरिटी पीरियड, बी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सी करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन, डी इशुअर टाइप। इसका मतलब है कि आसान भाषा में शेयर यानी इक्विटी और उधार यानी डेट में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो यार, इक्विटी में पोटेंशियल रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके साथ रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, जबकि डेट में रिटर्न फिक्स होता है और रिस्क कम। राइट, मतलब रिस्क का ही सारा खेल है। हाँ, और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है? क्योंकि मैच्योरिटी, करेंसी और इशुअर दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। एक ही कंपनी शेयर्स भी निकाल सकती है और बॉन्ड्स भी, पर कोर डिफरेंस रिस्क रिवॉर्ड का ही है। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, what is the nature of the claim that equity holders have on the assets of a company in the event of liquidation? Options: A preferential, B secured, C residual, D guaranteed. इसका मतलब कि अगर कंपनी बंद होने की नौबत आ जाए तो इक्विटी वालों को अपना पैसा कब मिलता है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेजिजुअल। रेजिजुअल। इसका क्या मतलब होता है? रेजिजुअल का मतलब है बचा खुचा। जब कंपनी डूबती है तो एक लाइन लगती है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर सरकार, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना पैसा लेते हैं। उनके बाद अगर कुछ बचा खुचा रह गया, तब जाके इक्विटी वालों का नंबर आता है। ओ, मतलब लाइन में सबसे पीछे खड़े होते हैं इक्विटी वाले। एकदम सही। और बाकी ऑप्शंस प्रेफरेंशियल, सिक्योर्ड और गारंटीड, ये सब डेट या बॉन्ड्स के फीचर्स हैं, इक्विटी के नहीं। ये वर्ड रेजिजुअल अच्छे से याद रखना, एग्जाम में बहुत आता है। क्लियर है ना? समझ आ गया। Question 3. Which of the following is a fundamental right of an equity investor? Options: A veto power, B management control, C voting rights, D operational rights. इसका मतलब कि जैसे हम देश में सरकार चुनते हैं, वैसे ही कंपनी में शेयर होल्डर्स का क्या हक होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वोटिंग राइट्स। अच्छा, सिर्फ वोटिंग, मैनेजमेंट क्यों नहीं? क्योंकि यार, शेयर होल्डर्स रोज रोज ऑफिस आकर काम थोड़ी करते हैं, वो काम तो मैनेजमेंट का है। इसलिए उनके पास मैनेजमेंट या ऑपरेशनल राइट्स नहीं होते। राइट, वो तो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनने के लिए वोट करते हैं। वीटो पावर भी उनके पास नहीं होती। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि शायद कंट्रोल मिलता है, पर हकीकत में सिर्फ वोटिंग राइट मिलता है। क्लियर है ना? हाँ, ये फंडा एकदम क्लियर है। Question 4. What type of risk affects all assets in the market regardless of the specific company or sector? Options: A company specific risk, B sector specific risk, C market risk, D idiosyncratic risk. इसका मतलब ऐसा कौन सा रिस्क है जो पूरी मार्केट को एक साथ रुलाता है, चाहे कंपनी किसी भी सेक्टर की हो? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्केट रिस्क। इसे कोई और नाम से भी बुलाते हैं ना? इसे सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है, याद रखना। जब ऐसी कोई सुनामी आती है ना, तो सभी कंपनीज गिरती हैं। तो बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों है? क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक और इडियोसिंक्रेटिक रिस्क जो हैं, वो सिर्फ एक कंपनी या एक सेक्टर तक सीमित होते हैं। उनसे पूरी मार्केट नहीं गिरती। इसे अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। क्लियर है? Interesting. Question 5. Which of the following is commonly used as a proxy measure for market risk? Options: A alpha, B beta, C standard deviation, D PE ratio. इसका मतलब मार्केट के इस रिस्क को नापने का पैमाना या प्रॉक्सी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेटा। बेटा। ये कैसे काम करता है? देखो, मान लो अगर मार्केट 1% गिरता है और तुम्हारा स्टॉक 2% गिरता है, तो उसका बेटा 2 है। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी नापता है। अच्छा, तो लोग अल्फा और बीटा में कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों एक साथ सुने जाते हैं। पर अल्फा आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, रिस्क नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल रिस्क नापता है और पी रेशियो तो वैल्यूएशन का टूल है। इसलिए मार्केट रिस्क का प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ बेटा है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। Question 6. Which type of risk can be effectively mitigated through diversification? Options: A systematic risk, B market risk, C unsystematic risk, D inflation risk. याद है वो मशहूर कहावत,
डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब कि इस तरीके से कौन सा रिस्क कम होता है? सही आंसर सही आंसर है ऑप्शन सी, अनसिस्टमैटिक रिस्क। मार्केट रिस्क क्यों नहीं कम होता डाइवर्सिफिकेशन से? अरे अभी तो मैंने सुनामी का एग्जाम्पल दिया था। सिस्टमैटिक या मार्केट रिस्क सुनामी जैसा है, सब डूबेंगे। लेकिन अगर एक कंपनी में आग लग जाए तो अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाने से तुम बच जाओगे। राइट, मतलब एक अंडे की टोकरी गिरी तो बाकी बचे रहेंगे। बिल्कुल सही। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम करता है। क्लियर है ना? बिल्कुल। अच्छा, रिस्क तो समझ आ गया, लेकिन कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी बुरी, ये कैसे पता करें? चलिए फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, इन फंडामेंटल एनालिसिस व्हाट डज द EIC फ्रेमवर्क स्टैंड फॉर? ऑप्शंस: ए इक्विटी इंटरेस्ट कैश, बी इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, सी अर्निंग्स इनकम कैपिटल, डी इवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इसका मतलब कि फंडामेंटल एनालिसिस में EIC का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी। अच्छा, स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं इस सवाल में? स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर जल्दबाजी में इक्विटी इंटरेस्ट कैश मार्क कर देते हैं। ये उनकी सबसे कॉमन मिस्टेक है। बाकी ऑप्शन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं। EIC का असली मतलब पहले इकोनॉमी देखो, फिर इंडस्ट्री और फिर कंपनी। क्लियर है ना? समझ आ गया। EIC मतलब इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी। Question 8. The analytical approach that starts with the macroeconomy, moves to the sector, and finally analyzes the individual firm is known as what? Options: A. Bottom-up approach, B. Top-down approach, C. Technical analysis, D. Quantitative analysis. इसका मतलब पहले पूरा देश देखना, फिर सेक्टर और अंत में कंपनी। इस तरीके को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉप डाउन अप्रोच। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। और टेक्निकल एनालिसिस का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, टेक्निकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल गलत है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उनका इकोनॉमी या सेक्टर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। क्लियर है ना? बिल्कुल। Question 9. What is the typical effect of lower interest rates on corporate growth? Options: A. Discourage borrowing, B. Stop expansion, C. Encourage borrowing and investment, D. Decrease profitability. इसको आम जिंदगी के उदाहरण से सोचें। जब होम लोन सस्ता होता है तो लोग ज्यादा घर खरीदते हैं। वैसे ही कंपनियों पर सस्ते ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट का क्या असर होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एनकरेज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब ब्याज सस्ता होगा तो कंपनी ज्यादा लोन लेंगी एक्सपेंशन के लिए? हाँ यार, ब्याज सस्ता होने पर कंपनीज फैक्ट्री लगाने या बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लेती हैं। इसलिए बाकी ऑप्शंस जैसे डिस्करेज बोरोइंग या स्टॉप एक्सपेंशन बिल्कुल इलॉजिकल हैं। राइट, लॉजिक तो यही कहता है कि सस्ता लोन मतलब ज्यादा ग्रोथ। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है तो ग्रोथ आसान हो जाती है। क्लियर है? हाँ। क्वेश्चन 10. Which model is commonly used to evaluate the competitive landscape of an industry? Options: A. SWOT analysis, B. CAPM, C. Pestle analysis, D. Porter's 5 forces model. इसका मतलब कंपटीशन और मार्केट में दुश्मनों को भांपने के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। SWOT एनालिसिस क्यों नहीं? क्योंकि स्वॉट कंपनी के अंदर की बात होती है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। पेस्टल मैक्रो फैक्टर्स के लिए यूज होता है और CAPM तो रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अच्छा, तो इंडस्ट्री के कंपटीशन के लिए सिर्फ पोर्टर्स 5 फोर्सेस। एकदम सही, यही उसका कोर काम है। क्लियर है ना? वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, दिमाग में काफी इन्फॉर्मेशन चली गई है। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NICMseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल। अब जब हमने कंपनी को एनालाइज कर लिया है तो पता कैसे करें कि उसका शेयर सस्ता है या महंगा? चलिए वैल्यूएशन की बात करते हैं। क्वेश्चन 11. Which of the following statements is true regarding price and value? Options: A. Price is an opinion, value is a fact. B. Price is a fact, value is an opinion. C. Both are facts. D. Both are opinions. इसका मतलब है मार्केट में जो भाव दिख रहा है और कंपनी की जो असली औकात है, इन दोनों में क्या फैक्ट है और क्या ओपिनियन? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस इज अ फैक्ट, वैल्यू इज एन ओपिनियन। प्राइस एक फैक्ट कैसे है? देखो, स्क्रीन पर जो प्राइस दिख रहा है वो सबके लिए सेम है। तुम्हारे लिए भी 100 रुपए, मेरे लिए भी। तो वो एक ठोस फैक्ट है। और वैल्यू ओपिनियन क्यों है? क्योंकि वैल्यू हर एनालिस्ट अपने फाइनेंशियल मॉडल्स के हिसाब से निकालता है। कोई कहेगा शेयर 120 का होना चाहिए, कोई कहेगा 80 का। इसलिए वैल्यू हमेशा एक ओपिनियन होती है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स इस लॉजिक से गलत साबित होते हैं। क्लियर, बहुत खूब, समझ आ गया। क्वेश्चन 12. The primary aim of fundamental analysis is to determine which of the following. Options: A. Market price, B.
इंट्रिंसिक वैल्यू, सी बेटा, डी हिस्टोरिकल ट्रेंड। इसका मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करके हम आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट प्राइस तो नहीं ढूंढते क्योंकि वो स्क्रीन पर दिख ही रहा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। मार्केट प्राइस पहले से पता है, बेटा रिस्क का मेजर है और हिस्टोरिकल ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, इसलिए ये ऑप्शंस गलत हैं। हमारा सारा फोकस इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने पर है। हाँ, ताकि हमें पता चले कि शेयर अपनी असली औकात से सस्ता मिल रहा है या महंगा। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। क्वेश्चन 13। अरे ये तो मैथ्स का सवाल आ गया। इफ अ स्टॉक्स प्राइस इज ₹100 and its earnings per share or EPS is 5, what is its PE ratio? Options: A 500, B 20, C 15, D 0.05. स्टॉक प्राइस 100 है, EPS 5 है, तो PE क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20। ये तो आसान है। P को E से डिवाइड कर दिया, 105 बराबर 20। हाँ, आसान तो है, पर पता है स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो उल्टा डिवाइड कर देते हैं। 5 को 100 से भाग दे देते हैं और 0.05 निकाल लेते हैं, जो कि गलत ऑप्शन डी है। ये कॉमन मिस्टेक है, हमेशा याद रखना, प्राइस ऊपर रहेगा और अर्निंग्स नीचे। Which valuation metric is most appropriate for valuing banking and financial stocks? Options: A. PE ratio, B. EV/BT ray, C. Price to book value, PBV, D. Price to sales. इसका मतलब बैंक्स और फाइनेंस कंपनियों के लिए कौन सा वैल्यूएशन टूल सबसे बेस्ट माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस टू बुक वैल्यू या पीबीवी। बैंक्स के लिए बुक वैल्यू क्यों देखते हैं, पीई क्यों नहीं? क्योंकि बैंक्स का एसेट कोई फैक्ट्री या मशीन नहीं होती जिसे डिप्रिशिएट किया जाए। उनका एसेट लिक्विड पैसा और लोन्स होते हैं। राइट, वो तो किताबों में सीधा दर्ज होता है। बिल्कुल, इसलिए बुक वैल्यू बैंक्स के रियल वैल्यू के बहुत करीब होती है। पीईपीएस या ईवी/बीटी डे बैंक्स की ऐसी सही पिक्चर नहीं दे पाते। क्लियर है ना? हाँ, ये लॉजिक बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन 15. A PEG ratio of less than 1 typically indicates that a stock is. Options: A. Overvalued, B. Fairly valued, C. Undervalued, D. Highly risky. इसका मतलब अगर PEG रेशियो 1 से कम है तो क्या शेयर खरीदने का सही टाइम है? हाँ, क्योंकि सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडरवैल्यूड। ये 1 से कम होने का क्या फंडा है? जब हम पी रेशियो को कंपनी की ग्रोथ से डिवाइड करते हैं और आंसर 1 से कम आए, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ के हिसाब से शेयर अभी सस्ता है। ओ, तो ओवरवैल्यूड और रिस्की वाले ऑप्शंस गलत हो गए? एकदम सही। अगर पीजी रेशियो 1 से ज्यादा होता तब वो ओवरवैल्यूड होता। पीई के साथ ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? बिल्कुल। फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन तो बहुत हो गए, लेकिन मार्केट में टाइमिंग भी तो जरूरी है ना? चलिए चार्ट्स और पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी पर आते हैं। क्वेश्चन 16. What is the fundamental assumption of technical analysis? Options: A. Balance sheets reflect future growth. B. Price discounts everything. C. Management quality determines stock value. D. Dividends drive stock returns. इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस करने वाले किस चीज को भगवान मानते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है? सही आंसर ऑप्शन बी, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब भाव भगवान है। सही पकड़ा। चार्टिस्ट बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट नहीं देखते, इसलिए ऑप्शन ए और सी गलत हैं। उनका मानना है कि दुनिया की कोई भी न्यूज़ हो वो आखिर में बाइंग और सेलिंग में बदलेगी, जिससे प्राइस चेंज होगा। राइट, जो दिख रहा है वो प्राइस में पहले से ही आ गया है। बिल्कुल, उनके लिए प्राइस ही सब कुछ है। क्लियर है ना? Clear. Question 17. In technical analysis, what does a support level indicate? Options: A. A level with strong buying interest. B. A level with strong selling interest. C. The highest price of the year. D. The intrinsic value of the stock. जैसे जब बॉल नीचे गिरती है तो फ्लोर यानी फर्श से टकराकर वापस ऊपर आती है, क्या सपोर्ट लेवल भी वैसा ही है? एग्जैक्टली, सही एग्जाम्पल दिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, अ लेवल विद स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट। तो वहां सेलर्स नहीं होते क्या? होते हैं, पर बायर्स बहुत हैवी होते हैं। उन्हें लगता है स्टॉक अब सस्ता हो गया है। इस बाइंग डिमांड से प्राइस गिरना रुक जाता है। अच्छा, और जो सेलिंग इंटरेस्ट वाला ऑप्शन है वो क्या होता है? वो रेजिस्टेंस होता है, यानी छत, जहां प्राइस जाकर वापस नीचे गिरता है। इसलिए बाकी ऑप्शंस यहाँ गलत हैं। क्लियर? बिल्कुल। Question 18. Which tool is commonly used on a chart to smooth out daily price fluctuations and identify the trend? Options: A. P ratio, B. Moving average, C. Balance sheet, D. Cash flow statement. इसका मतलब शेयर के रोज-रोज के ऊपर नीचे होने वाले शोर या नॉइज को खत्म करके असली ट्रेंड देखने के लिए चार्ट पर क्या यूज करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मूविंग एवरेज। बाकी ऑप्शंस तो चार्ट्स के टूल लग ही नहीं रहे। वही तो हिंट है। पी रेशियो, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स हैं। इनका टेक्निकल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं। ट्रेंड देखने के लिए लाइन को स्मूथ करना पड़ता है और वहां मूविंग एवरेज ही काम आता है। समझ आ गया, नॉइज कैंसलेशन की तरह। Question 19. The dividend discount model or DDM is most suitable for valuing which type of companies? ओके। Options: A. Tech startups,
B. Loss-making companies. C. Companies that regularly pay dividends. D. Companies undergoing liquidation. Yeah. DDM मॉडल से हम किस तरह की कंपनियों की वैल्यूएशन सबसे अच्छे से कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपनीज दैट रेगुलरली पे डिविडेंड्स। नाम से ही डिविडेंड वाला मॉडल लग रहा है। हाँ, फॉर्मूला में ही फ्यूचर डिविडेंड्स का यूज होता है। अब जो टेक स्टार्टअप्स हैं या लॉस मेकिंग कंपनीज हैं वो डिविडेंड थोड़ी देंगी, इसलिए उन पर ये मॉडल फेल हो जाता है। राइट, वहां तो फ्री कैश फ्लो जैसे कुछ और टूल्स लगेंगे। बिल्कुल, डीडीएम सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज पर चलेगा जो हर साल आराम से डिविडेंड बांटती हैं। क्लियर है ना? हाँ, एकदम। फाइनली लास्ट सवाल, क्वेश्चन 20। What is the primary purpose of diversification in a portfolio? Options: A. To guarantee maximum profits. B. To reduce risk by spreading investments. C. To time the market perfectly. D. To focus all funds on one winning stock. पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का असली मकसद क्या है? कैसे प्रॉफिट की गारंटी मिल जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू रिड्यूस रिस्क बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती? अरे, स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। डाइवर्सिफिकेशन का मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता, बल्कि अपने रिस्क को घटाना होता है। अच्छा, और मार्केट टाइमिंग से इसका कोई लेना देना है? नहीं, डाइवर्सिफिकेशन मार्केट टाइमिंग के लिए भी नहीं होता। ये तो बस एक सिक्योरिटी ढाल है कि अगर एक सेक्टर गिरे तो दूसरा तुम्हें बचा ले। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। जाते जाते स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल। आज हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों पढ़े। अब आप लोग सोचिए और रिसर्च कीजिए कि अगर किसी शेयर का फंडामेंटल कह रहा हो खरीदो, यानी अंडर वैल्यूड है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर डाउन ट्रेंड या बिकवाली दिख रही हो, तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इस पर विचार जरूर करना। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वील ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।